जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने ही प्यारे से परिवार टेक्निकल कलाम क्लासेस में। मैं ज़कीर फ़ान आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रोडक्शन मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ। ये वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में भर भर के हर एक सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ये महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे से तैयार करके परीक्षा में जाना है और पेपर का सीना चीर के बाहर आना है। पेपर आपका यहीं से होगा। पेपर से पहले मैं आपको पेपर करा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से अच्छा पेपर को करके आना है। डियर स्टूडेंट्स, समय को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को जो आपके यहाँ डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन नंबर वन है आपका, नियोजन मीन्स प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चंस आपका है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर वन है यूनिट नंबर फर्स्ट का, कि प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। उत्पादन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, जब कोई कार्य हम उत्पादन का मीन्स प्रोडक्शन वर्क जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पूर्व में विभिन्न उत्पादन विधियों, प्रक्रियाओं व अन्य सभी गतिविधियों को पूर्व अनुमानित करना कि मीन्स उसका पूर्व में अनुमान लगाना, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर है। या फिर आप ये कहिए कि विचार पूर्वक निर्णय लेना कि किन किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कि कौन सी वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए, किस उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाए, कि आपको जो विधि प्रयोग में करना है प्रोडक्शन में, कि कौन सी विधि आप प्रयोग करेंगे और किस यंत्र एवं संयंत्रों द्वारा निर्माण किया जाए, कि कौन सा यहाँ पर यंत्र और संयंत्र के द्वारा आप उसका प्रोडक्शन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, कब किस वस्तु का निर्माण किया जाए आदि का जो निर्धारण है उसको ही क्या कहते हैं, प्लानिंग के नाम से जानते हैं। प्लानिंग के नाम से उसको जानते हैं। नियोजन का जो अर्थ है, साधनों को व्यवस्थित रूप से प्रयोग करना है। जो प्लानिंग का अर्थ है वो है साधन, जो कि साधन है उसको व्यवस्थित रूप से मीन्स एक सिस्टमेटिक रूप से प्रयोग करना है। इस प्रकार औद्योगिक नियोजन में उद्योग के विभिन्न घटकों और साधनों को पूर्व नियोजन के अनुसार व्यवस्थित और निर्देशित किया जाता है। जो यहाँ पर औद्योगिक इंडस्ट्री है वहाँ पर जो साधन है, साधन को क्या करते हैं यहाँ पर है कि एक व्यवस्थित रूप से और उसको निर्देशित किया जाता है, तो इसको ही क्या कहते हैं, प्लानिंग के नाम से जानते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। जो क्वेश्चन नंबर टू है वो है, उत्पादन नियोजन के उद्देश्य बताइए। उत्पादन नियोजन के उद्देश्य बताइए। उत्पादन नियोजन के जो उद्देश्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो है, विक्रय स्थिति के पूर्वमान द्वारा यह निश्चय करना कि बाजार अथवा मंडी में जो भी माल है उसकी कुल कितनी खपत और मांग है, कि जो खपत है वो कितनी है और उसकी मांग मंडी में कितनी है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट है आपका, संसाधनों को निर्धारण करना। जो संसाधन है उसको सिस्टमेटिक वे से निर्धारण करना। सामग्री योजना एवं नियंत्रण। पॉइंट नंबर जो थर्ड है वो है सामग्री योजना एवं नियंत्रण। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, निर्धारित उत्पादन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, वितरण को सुनिश्चित करना। क्या है, वितरण को सुनिश्चित करना, जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्पादन के लिए उत्पादन कक्ष, भंडार, गोदाम की उचित व्यवस्था करना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, बढ़ती मांग तीव्र प्रवाह के कारण समायोजन करने में सक्षम होना।
उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना, जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना। ओके गाइस, ये जो आपके कुछ पॉइंट हैं, ये किसके यहाँ पर पॉइंट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन से उत्पादन नियोजन के उद्देश्य, तो इसके इतने ये उद्देश्य हैं, 8 से 10 पॉइंट हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ओके गाइस, आपको सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की ओर। मीन्स क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड, यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्पादन प्रबंधन को समझाइए। मीन्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट को समझाइए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट को मैनेजमेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी उद्यम की सामग्री की आपूर्ति और प्रसंस्करण गतिविधियों को योजना जो आयोजन है उसके समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण करना है। इसका काम क्या मैनेजमेंट का होता है यहाँ पर है कि जो प्रसंस्करण गतिविधियों की योजना होती है, जो यहाँ पर आयोजन होते हैं, समन्वय और निर्देशन है और नियंत्रण करना होता है, ताकि एक अनुमोदित बिक्री कार्यक्रम को पूरा करने के ये निर्देश तरीकों द्वारा निर्दिष्ट उत्पादन किया जा सके, ओके। सेकंड, यहाँ से आप इसको यहाँ से नोट करेंगे कि उत्पादन प्रबंधन मीन्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रबंधन प्रकार का एक कार्य है जो संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं निर्दिष्ट विधियों द्वारा निर्दिष्ट उत्पादन करने के लिए आवश्यक संसाधनों के नियोजन, समन्वय और नियंत्रण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? किससे समन्वय और नियंत्रण से संबंधित होता है। ओके गाइस, मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है उत्पादन नियंत्रण क्या है? उत्पादन नियंत्रण क्या है मीन्स प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है और इसके कार्य बताइए। प्रोडक्शन कंट्रोल के कार्य और प्रोडक्शन कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? प्रोडक्शन कंट्रोल के कार्य और प्रोडक्शन कंट्रोल से आप क्या समझते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो प्रोडक्शन कंट्रोल है इसके द्वारा सबसे अच्छी और सस्ती विधि द्वारा नियत समय पर नियत गुणवत्ता के उत्पाद की नियत मात्रा का उत्पादन करके उत्पादन में उच्चतम दक्षता प्राप्त करना होता है। ओके, जो प्रोडक्शन कंट्रोल है इसके द्वारा क्या करते हैं? सबसे अच्छी और सबसे सस्ती विधि का नियत समय पर नियत गुणवत्ता के उत्पाद की नियत मात्रा का उत्पादन करके उत्पादन में उच्चतम दक्षता मीन्स इफिशिएंसी प्राप्त करना होता है। ओके, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि उत्पादन नियंत्रण को अग्रिम रूप से उत्पादन की योजना बनाने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जो प्रोडक्शन कंट्रोल है उसको अग्रिम रूप से उत्पादन की योजना बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसके रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसके जो कार्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर जो वन है वो है आपका पॉइंट नंबर वन कि उत्पादन योजनाओं को लागू करना। उत्पादन कंट्रोल के जो कार्य हैं इसका पॉइंट नंबर वन है उत्पादन योजनाओं को लागू करना। सेकंड पॉइंट है आवश्यक वस्तुएं वांछित मात्रा एवं गुणवत्ता में उपलब्ध कराना। कर्मियों को निर्गत आदेशों का पालन करना। जो कर्मी हैं मीन्स कर्मियों को क्या करना है? निर्गत आदेशों का पालन करना होता है और उत्पादित गुणवत्ता का नियंत्रण करना। जो उत्पादित गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको कंट्रोल करना होता है। उत्पादन के दौरान प्रत्येक गतिविधियों पर नियंत्रण करना। जब प्रोडक्शन हो रहा है मीन्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रत्येक जो गतिविधि है उस पर कंट्रोल करना ही प्रोडक्शन कंट्रोल के कार्य होते हैं। कितने ये कार्य हैं आपके सामने? 4 से 6 कार्य हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्या क्या कार्य होते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल के क्या क्या कार्य होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है उत्पादन योजनाओं को लागू करना। सेकंड पॉइंट है उत्पादन में जो है आवश्यक वस्तुएं वांछित मात्रा में एवं गुणवत्ता में उपलब्ध कराना होता है। तीसरा पॉइंट है
कार्मिकों को निर्गत आदेशों का क्या करना होता है, फॉलो करना होता है और उत्पादित गुणवत्ता का कंट्रोल करना होता है। एंड लास्ट पॉइंट आपका है उत्पादन के दौरान प्रत्येक गतिविधियों पर कंट्रोल करना ही आपका क्या है, यहाँ पर कार्य हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के ये कार्य हैं। सेकंड में बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सम विच्छेद विश्लेषण क्या है। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है मीन्स ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। आपको ये अच्छे से तैयार करना है कि व्यवसाय के लोगों को संयोग पर ना छोड़कर, जो व्यवसाय करते हैं उनको क्या करना यहाँ पर है, लाभों को संयोग पर ना छोड़कर उनका उचित वियोजन करना उपयुक्त रहता है, उनका नियोजन करना उचित रहता है। और व्यवसाय की लाभोपार्जन क्षमता का मूल्यांकन, जो यहाँ पर व्यवसाय है उसकी लाभोपार्जन क्षमता का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। उसके करने के लिए सम विच्छेद विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। ओके, आप ये सकते हैं यहाँ पर हैं अथवा करके ओ आर करके दूसरी जो परिभाषा है उसको आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि जो सम विच्छेद है, सम विच्छेद विश्लेषण उस स्तर की ओर संकेत करता है जिस पर लागत एवं आगम साम्यावस्था में होते हैं, लागत एवं आगम साम्य अवस्था में होते हैं। ओके, छोटी सी डेफिनेशन है कि सम विच्छेद जो विश्लेषण है उस स्तर की ओर संकेत करता है, इंडिकेट करता है जिस पर लागत एवं आगम साम्य अवस्था में होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका गैंट चार्ट से आप क्या समझते हैं और इसके लाभ क्या हैं। गैंट चार्ट क्या है और इसके लाभ क्या है। गैंट चार्ट आपका 101% पेपर में आने के चांसेस है, 101% आएगा गैंट चार्ट। गैंट चार्ट से आप क्या समझते हैं या फिर गैंट चार्ट क्या है। ओके, ध्यान रखिएगा कि गैंट चार्ट का क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि गैंट चार्ट परियोजनाओं की योजना बनाने और समय समय बंधन में एक उपयोगी उपकरण है। ये है प्रबंधन को अपडेट रखता है। ये क्या काम करता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसको ये टाइम टू टाइम अपडेट रखता है कि परियोजना कब पूरी होगी, जो परियोजना चल रही है वो कब पूरी होगी। ये मैनेजमेंट को आवश्यक किसी भी अतिरिक्त संसाधनों के बारे में सूचित रखता है। गैंट चार्ट एक दृश्य प्रस्तुति है। क्या है, एक दृश्य प्रस्तुति है जिसका उपयोग परियोजनाओं प्रबंधन में परियोजना गतिविधियों और उनकी अंतर्निर्भरता के लिए समय रेखा का अवलोकन दिखाने के लिए किया जाता है। गैंट चार्ट के क्या क्या लाभ हैं विषय की दृष्टि से, जो आपका विषय है यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसकी दृष्टि से गैंट चार्ट के जो लाभ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसा कि पॉइंट नंबर वन है संचार और टीम सामंजस्य। संचार और टीम सामंजस्य, इससे यह पता चलता है कि परियोजना कैसे प्रगति कर रही है, जो परियोजना है वो कैसे प्रगति कर रही है, और टीम सामंजस्य बनाने का समर्थन करता है। जो टीम होती है उसको बनाने का समर्थन मिलता है, यहाँ से है। सेकंड पॉइंट है प्रेरणा, मीन्स उससे क्या प्रेरणा मिलती है, मीन्स आगे की परियोजना को पूर्ण करने के लिए परियोजना टीम को प्रेरित करना संभव हो जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो परियोजना टीम होती है उसको प्रेरित करना संभव हो जाता है। ओके डियर, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पर मीन्स परियोजना आरंभ होने के उपरांत गैंट चार्ट में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना आसान हो जाता है। ओके, कि जो परियोजना आरंभ होने के उपरांत में क्या होता है, गैंट चार्ट में हमें जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती है उसका हम बदलाव करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका है यहाँ पर वो है दक्षता मीन्स इफ़िशियंसी। एक बड़ी परियोजना में संपादित होने वाली सभी गतिविधियों को पहले से जानना समय के अधिक कुशल उपयोग की अनुमति देता है। किसकी, यहाँ पर अधिक कुशल उपयोग की अनुमति को देता है। ओके डियर, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूनिट नंबर 2। ये जो क्वेश्चन थे आपके 1 to 6 यूनिट नंबर 1 के थे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट नंबर 2। जो यूनिट नंबर 2 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट्स ऑन, किस पर, यहाँ पर अनुसूचीयन प्रेषण और भार निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका शेड्यूलिंग क्या है मीन्स अनुसूचीयन क्या है, इसके अंतर्गत उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं में कितना समय लगेगा।
इसके जो अंतर्गत है उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं में कितना समय लगेगा, कौन सी प्रक्रिया कब शुरू की जाए, कौन सी प्रक्रिया कब शुरू की जाए तथा किस दिन और कब पूर्ण हो जाएगी, आदि का निर्धारण किया जाता है। एक शेड्यूल होता है जिसके अंतर्गत उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं में कितना समय लगेगा और कौन सी प्रक्रिया कब शुरू की जाए, किस दिन और कब वह पूर्ण हो जाएगी आदि का निर्धारण करते हैं। तो इसी को अनुसूचीयन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अनुसूचीयन के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है प्रेषण। प्रेषण का अर्थ उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न कार्यशालाओं एवं संबंधित अधिकारियों को कार्यों को प्रारंभ करने का लिखित आदेश प्रेरित करना होता है। इसका प्रेषण का मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि जो मैनेजमेंट आपका कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न कार्यशालाओं और संबंधित अधिकारियों को कार्यों को आरंभ करने का लिखित आदेश प्रेषित करना होता है। एंड जो आपकी हेडिंग नंबर 3 है वो है भार निर्धारण। मीन्स भार निर्धारण से आप क्या समझते हैं? उत्पादन कार्य हेतु चयनित मशीनों, जो मशीन हम चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं अथवा प्रोसेस पर उत्पाद एवं घटक के द्वारा व्यतीत किए जाने वाले समय को भार नियंत्रण कहते हैं। जब यहाँ पर क्या होता है उत्पादन कार्य में जो हम मशीन का सिलेक्शन करते हैं या किसी प्रोसेस का, तो उस प्रोसेस पर उत्पाद और घटक जो उसके कंपोनेंट के द्वारा समय यहाँ पर होता है कि व्यतीत किए गए समय को भार निर्धारण के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, आगे मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है निरीक्षण से आप क्या समझते हैं? निरीक्षण से आप क्या समझते हैं? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निरीक्षण से आप क्या समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, निरीक्षण एक क्या है? यहाँ पर निरीक्षण एक प्रकार की कला है जिसमें पदार्थ, उत्पाद या सेवा के गुणों को पूर्व निर्धारण मानकों के पदों में मापा जाता है। किसके पदों में यहाँ पर मापा जाता है? मानकों के मीन्स स्टैंडर्ड के रूप में मेजरमेंट करते हैं। अथवा आप इसको इस प्रकार से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी उत्पाद या सेवा के गुणों को आंकना निरीक्षण कहलाता है। ओके, कि जो यहाँ पर मैनेजमेंट या यहाँ पर सर्विस के जो क्वालिटी है उसको आंकना ही निरीक्षण कहलाता है। किसी चीज़ का निरीक्षण करना ही निरीक्षण होता है। निरीक्षण एक प्रकार से गुण नियंत्रण का ही भाग है। किसका यहाँ पर भाग है? गुण नियंत्रण का ही भाग है। किसी भी अवयव या उत्पाद को हम एक निश्चित प्रयोजन के लिए बनाते हैं और वह अवयव या उत्पाद उस प्रयोजन को पूर्ण करता है या नहीं, इसकी जांच को ही निरीक्षण कहते हैं कि वो उसको पूरा कर रहा है या नहीं पूरा कर रहा है। इसको ही किस नाम से? निरीक्षण के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादित पदार्थ को किसी मानक के आधार पर मापा जाता है। उत्पादन की गुणवत्ता पर ही उसका मूल्य निर्भर करता है कि जो उत्पादन की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती, उस पर ही उसका प्राइस डिपेंड करता है। उत्पादन का गुण स्तर गिर जाने पर कंपनी होती है उसकी साख प्रभावित होती है। किसी उत्पाद का गुण निरीक्षण करके ही सुधारा जा सकता है कि जब तक आप निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक कि उसकी जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी का निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने पर यदि आपने कमियां कुछ पाई हैं तो उन कमियों को दूर करके ही उस पर सुधार को किया जा सकता है, जिससे कंपनी की क्या यहाँ पर हो, साख प्रभावित ना हो। ओके, इससे कंपनी की जो यहाँ पर है छवि है वो प्रभावित ना हो, वो बनी रहे मार्केट में। इसलिए जो यहाँ पर है निरीक्षण करना आवश्यक होता है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है निरीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। यदि आप निरीक्षण करने कहीं जाते हैं तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आप आगे निरीक्षण कर पाएंगे। क्योंकि निरीक्षण के जो उद्देश्य है वो विषय की दृष्टि से कुछ इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1, निरीक्षण द्वारा ही यह सुनिश्चित हो जाता है कि उत्पाद सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका सेकंड पॉइंट कि निरीक्षण द्वारा
दोषपूर्ण उत्पादन को अस्वीकार किया जाता है। जो निरीक्षण करते हैं उनके द्वारा यदि किसी में त्रुटि पाई जाती है या एरर पाया जाता है तो ऐसे उत्पादन को अस्वीकार स्वीकार नहीं किया जाता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका कि उत्पादन के सभी अवयवों को क्रियाशील रखना। जो उत्पादन के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको क्रियाशील रखना होता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका पॉइंट नंबर 4 कि उद्योग को प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर कि उद्योग को या प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर खरा उत्पाद उपयोगिता तक ना पहुंचने देना। ओके। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आपका निरीक्षण से प्राप्त दोषों को। जब आप किसी चीज़ का निरीक्षण करने जाते हैं तो उसमें जो दोष पाए जाते हैं उन दोषों को सूचीबद्ध करके दोषों को दूर करने के लिए उचित नीति बनाना कि जो भी यहाँ पर दोष पाए गए हैं उसको किस प्रकार से दूर करेंगे, एक ऐसी नीति बनाते हैं। ओके। एंड पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 कि निरीक्षण के दौरान खरे उत्पाद यानी नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट को स्वीकार करना। एंड पॉइंट नंबर 7 आपका है कि निरीक्षण के उपरांत अभिकल्पन यानी कि डिज़ाइन को पास करना। निरीक्षण के दौरान क्या करते हैं, डिज़ाइन को ही हम पास करते हैं, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होते हैं। ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यहाँ पर है वो है निरीक्षक या निरीक्षण फोरमैन के कार्य बताइए। निरीक्षक या निरीक्षण फोरमैन के कार्य बताइए। विषय की दृष्टि से, विषय प्रोडक्शन मैनेजमेंट की दृष्टि से निरीक्षक या निरीक्षण फोरमैन के कार्य निम्नवत हैं। कुछ इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1 है आपका कि सुरक्षा संबंधी तत्वों पर ध्यान रखना। सुरक्षा संबंधी तत्वों पर ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है सलाह लेना और उचित सलाह देना। किसी से हम जो सलाह लेते हैं वो उचित होना भी चाहिए और जो दे रहे हैं सलाह वो भी उचित होना चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सहयोगिता की भावना को प्रसारित करना। जो सहयोगिता होती है उसकी भावना को प्रसारित करना। एंड फोर्थ पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 4 है वो है तैयार वस्तुओं को स्वीकार या अस्वीकार करना। जो वहाँ पर वस्तुएं यानी कि जो प्रोडक्ट तैयार था उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना भी किसका यहाँ पर निरीक्षक के फोरमैन के कार्य होते हैं। ओके। फिफ्थ पॉइंट है कि गुण नियंत्रण हेतु तथ्य एवं सूचना एकत्रित करना। गुण नियंत्रण हेतु तथ्य एवं सूचना एकत्रित करना। एंड 6 पॉइंट है ब्लूप्रिंट को पढ़ना। जो ब्लूप्रिंट होती है उसको पढ़ना और पूर्ण रूपेण को समझना। एंड 7 पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 7 है, 7 पॉइंट आपका है कि सभी गेजों एवं उपकरणों की यथार्थता को संयमित बनाए रखना। ओके। 8 पॉइंट है आपका गुण नियंत्रण विभाग की सहायता करना। जो गुण नियंत्रण है मीन्स उसके विभाग की डिपार्टमेंट की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। एंड 9 पॉइंट है वांछित गुण स्तर बनाए रखने में सहयोग देना। वांछित गुण स्तर बनाए रखने में सहयोग देना। और पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर जो 10 है वो है उत्पादन के गुण स्तर। जो उत्पादन है उसके गुण स्तर की जानकारी होती है उसको किसको देते हैं, संबंधित विभाग अध्यक्ष को उपलब्ध करा देते हैं। जो भी उत्पादन के गुण स्तर की जानकारी होती है संबंधित विभाग अध्यक्ष को उपलब्ध करा देना। ओके। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुण नियंत्रण से क्या अभिप्राय है। गुण नियंत्रण से क्या अभिप्राय है। गुण नियंत्रण का अभिप्राय उत्पाद के गुणधर्म संबंधी दोषों को रोकना तथा जो उसके गुण संबंधी दोष हैं उसको रोकना तथा निर्धारण स्तर पर नियंत्रण करना है एवं निर्धारित स्तर के अनुरूप ही उत्पादन हो सके इसकी जांच करना तथा संयम स्तरीय उत्पादन को अप्रमाणित करना है। ओके। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो गुण हैं गुण नियंत्रण का उद्देश्य केवल निर्मित वस्तुओं के दोष को रोकना ही नहीं बल्कि दोषपूर्ण प्रक्रियाएं हैं और उत्पादन विधियों को भी रोकना होता है।
जो उत्पादन विधि है उसको भी रोकना होता है। ओके। गुण नियंत्रण औद्योगिक प्रबंध की ऐसी तकनीकी या भाषा तकनीकी का समूह है जिसके द्वारा सी एक सी स्वीकृति योग्य किस्म के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। गुण नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसमें या जिसके अंतर्गत निर्मित अवयवों का मापन, जो निर्मित अवयव हैं, जो अवयव यानी कि पार्ट्स बन रहे हैं, उसका मेजरमेंट, उसी का परीक्षण और तुलना मानकों के अनुसार की जाती है। जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके अनुसार उसकी क्या करते हैं यहाँ पर हैं, तो उसके अनुसार उसकी तुलना करते हैं और सुनिश्चित किया जाता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पाद को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सके। जो उत्पाद है उसको क्या कर सके, स्वीकार कर सके या फिर अस्वीकार कर सके। ओके। आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस आपका है यूनिट नंबर 2 का, वो है आपका गुण नियंत्रण के उद्देश्य बताइए। डियर स्टूडेंट्स, विषय की दृष्टि से जो गुण नियंत्रण है उसके उद्देश्य निम्नवत हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका है उत्पाद की किस्म व गुण पर नियंत्रण करना। जो उत्पाद की किस्म होती है और जो उसके गुण हैं उस पर कंट्रोल करना। पूर्व निर्धारित मानक बनाना। पूर्व निर्धारित मानक बनाना। पूर्व निर्धारित मानक बनाना। एंड पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो है उत्पादन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सोचना। पॉइंट नंबर फोर्थ है उत्पाद की मांग में वृद्धि करना। उत्पाद की मांग में वृद्धि करना। फिफ्थ पॉइंट है उपक्रम की स्थायित्व बनाना। एंड सिक्स पॉइंट है उपभोक्ता को संतुष्ट करना। जो उपभोक्ता होते हैं उनको संतुष्ट करना ही बहुत ज़रूरी होता है। यदि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेस भी नहीं करेंगे। एंड सेवन पॉइंट है उत्पादन के गुणों की प्रमाणिकता का मूल्यांकन करना। जो उत्पाद हैं उनके गुणों की जो प्रमाणिकता होती है उनका मूल्यांकन करना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है आपका कि उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता को जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे कारक जो उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं विषय की दृष्टि से निम्नवत हैं। कौन सा। पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है वो है भंडारण सुविधाएं। सेकंड है निवेश करने की क्षमता। और थर्ड है गुणवत्ता स्तर के लिए प्रबंध नीतियाँ। एंड नेक्स्ट आपका है परिवहन सुविधाएं और कच्चे माल की उपलब्धता और श्रमिक का अनुभव और उत्पादन तकनीक का उपयोग। आगे बात करता हूँ कि शॉर्ट नोट लिखिए किस पर। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस इस पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। ओके। यहाँ से क्वेश्चंस भी भर भर के आते हैं हर एक सेमेस्टर में कि TQM मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का सिद्धांत है जो संगठनात्मक उद्देश्यों और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य को एकीकृत करता है। क्या करता है, एकीकृत करता है। TQM मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट संपूर्ण संगठन को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारी से लेकर सभी संबंधित व्यक्तियों को गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रेरित करता है। ओके। आगे सेकंड बात करता हूँ क्वालिटी एश्योरेंस की कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। क्वालिटी एश्योरेंस में गुणवत्ता आश्वासन एक क्या सक्रिय कार्य प्रणाली है जो एक निर्माण परियोजना के आरंभ में शुरू की जाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उत्पादन में होने वाली किसी खराबी से बचना या बचाना है। यह उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में जो उत्पादन प्रक्रिया होती है मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, प्रत्येक चरण में क्या होता है, विफलता को रोकने और उत्पादन की गुणवत्ता, उत्पाद सुरक्षा और निर्देशों को
सफलता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम होता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्शन प्रोसेस के प्रत्येक चरण में विफलता को रोकने और उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद सुरक्षा और निर्देशों को सफलता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण चार्ट से आप क्या समझते हैं? नियंत्रण चार्ट से आप क्या समझते हैं? नियंत्रण चार्ट एक प्रकार का ग्राफ है जिसका उपयोग समय के साथ प्रक्रिया कैसी बदलती है इसका अध्ययन किया जाता है। समय क्रम में डेटा प्लॉट किए जाते हैं। नियंत्रण चार्ट में हमेशा क्या करते हैं? नियंत्रण चार्ट में हमेशा औसत के लिए एक केंद्रीय लाइन, ऊपरी नियंत्रण सीमा के लिए एक ऊपरी रेखा और नीचे की नियंत्रण सीमा के लिए एक निचली रेखा होती है। एक बहुमुखी डेटा संग्रह विश्लेषण उपकरण का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों द्वारा बुनियादी गुणवत्ता उपकरण के रूप में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफ को समझिएगा यहाँ से कि जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अपर वर्क लिमिट को, और ये यहाँ पर है मीन साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके डियर, और ये आपका जो है वो क्या यहाँ पर है? लोअर वर्क लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर है कि ये जो है ये कितना यहाँ पर है? पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है। ये आपका ज़ीरो होता है, मीन्स मेन साइज़ होता है। अपर वर्क जो लिमिट होती है पॉजिटिव होती है, लोअर वर्क लिमिट क्या होती है? आपकी नेगेटिव होती है, और इनके बीच का जो गैप है इसको वर्क टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। ओके, आगे मैं बात करता हूँ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लाभ बताइए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या क्या लाभ हैं? विषय की दृष्टि से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर वन, जो पॉइंट नंबर वन है वो है आपका पॉइंट नंबर वन है आपका, इसमें सरल प्रक्रियाओं का उपयोग होता है। कैसी सरल प्रक्रियाओं का उपयोग होता है? अच्छे काम की स्वीकृति का विकास होता है। जो अच्छे काम होते हैं उसकी स्वीकृति का विकास होता है, और जो वेस्ट न्यूनतम होते हैं, मीन जो अपशिष्ट होते हैं वो इसमें न्यूनतम होते हैं, कम से कम अपशिष्ट होते हैं। इस पे जो यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, अपशिष्ट जो होते हैं वो न्यूनतम होते हैं। सभी क्षेत्र में गुणवत्ता के प्रदर्शन की उपलब्धि प्राप्त होती है, और बाज़ार की ज़रूरतें अच्छी तरह से केंद्रित होती है। जो बाज़ार है, मार्केट है, उसकी ज़रूरतें होती हैं वो अच्छी तरह से केंद्रित होती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में TQM है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट गुणवत्ता के विकास को बेहतर बनाने की एक आधुनिक यहाँ पर क्या है? यंत्रावली है, यानी कि एक सिस्टमेटिक है। ओके, समस्या समाधान के लिए टीम के दृष्टिकोण का विकास करता है। समस्या समाधान के टीम के दृष्टिकोण का विकास कौन करता है? तो वो TQM है। क्या है यहाँ पर? TQM से भी एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 101% आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आएगा। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर ISO 9000 क्या है? ISO 9000 क्या है? ओके डियर, ISO 9000 आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO एक स्वतंत्र एवं गैर सरकारी संगठन है। कैसा यहाँ पर है कि नॉन गवर्नमेंट आपका ये संगठन है जो 160 से अधिक देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों के सदस्यों से बना है। किससे यहाँ पर है कि 160 से अधिक देशों के जो राष्ट्रीय मानक हैं उसके सिस्टम के सदस्यों से बना है, और यह मानक संगठन उत्पादों और सेवाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। किसको यहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय मानक को निर्धारित करता है। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ISO जो 9000 को गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है, ताकि कुशल प्रबंध प्रणाली बनाए रखने में मदद मिल सके। ओके, ISO 4000 श्रृंखला
निम्न सिद्धांत पर आधारित है। जो ISO 9000 श्रृंखला है वो निम्न सिद्धांत पर आधारित है। कौन कौन से सिद्धांत है? पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर है ग्राहक संकेंद्रित, मीन्स कस्टमर फोकस। सेकंड है नेतृत्व और थर्ड है लोगों की भागीदारी, जो भागीदारी है यहाँ पर लोगों की। और पॉइंट नंबर जो फोर्थ है वो है प्रक्रिया दृष्टिकोण। और फिफ्थ पॉइंट आपका है वो है सुधार। और सिक्स है साक्ष्य आधारित निर्णय, साक्ष्य आधारित निर्णय। एंड सेवेंथ पॉइंट है संबंध प्रबंधन, मीन्स संबंध प्रबंधन। और जो आठवां पॉइंट आपका यहाँ पर है वो है प्रणाली पर प्रबंधन के दृष्टिकोण, प्रणाली पर प्रबंधन के दृष्टिकोण। आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ISO 14000 को परिभाषित कीजिए। ISO 14000 को परिभाषित कीजिए। ISO 14000 ISO 14000 क्या है डियर स्टूडेंट्स? ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन मानकों की एक श्रृंखला है जो संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा विकसित, किसके द्वारा यहाँ पर? ISO के द्वारा विकसित है और प्रकाशित की जाती है। ISO 14000 मानक उन संगठनों के लिए एक दिशा निर्देश या ठप रेखा प्रदान करते हैं जिन्हें अपने पर्यावरण प्रबंधन प्रयासों को व्यवस्थित और बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। ओके, आगे मैं बात करता हूँ इसके निम्न चरण हैं। इसके जो चरण हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला चरण है योजना चक्र। योजना चक्र में क्या बताया गया है कि यह चक्र ISO 14001 के अनुरूप बनने वाले संगठन के शुरुआती चरण में से संबंधित है। ओके, सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है जांच चक्र। सेकंड जो पॉइंट है वो है जांच चक्र। जांच चक्र में आपको बताया गया है कि जो जांच चक्र है मीन्स यह त्रुटियों की जांच और सुधार से संबंधित है। जांच का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जो उसमें एरर है और जो उसमें सुधार आया उससे संबंधित होता है। और जो थर्ड है वो है आपका कि कार्यान्वय चक्र, मीन्स यह संगठन के अंदर मानक का कार्यान्वय और संचालन है। ओके, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर समीक्षा चक्र की। समीक्षा चक्र क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कि शीर्ष प्रबंधन द्वारा पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है। शीर्ष प्रबंधन द्वारा पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है। और सुधार चक्र में ये कभी समाप्त नहीं होता है क्योंकि एक संगठन लगातार अपने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को क्या करता है यहाँ पर है कि जो उसकी यहाँ पर उसको सहारता है। ओके, आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है कि गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण से आप क्या समझते हैं? गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण से आप क्या समझते हैं? कि जो क्वालिटी कंट्रोल है यहाँ पर है, उससे आप क्या समझते हैं? क्वालिटी कंट्रोल टूल क्या होते हैं? CCT से आप क्या समझते हैं? QCT से आप क्या समझते हैं? क्वालिटी कंट्रोल टूल से आप क्या समझते हैं? ओके, सो आप क्या कहेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल टूल समस्या समाधान तकनीकी के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है। कैसा तरीका यहाँ पर है? वैज्ञानिक तरीका है। इसका उपयोग 90% समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है तथा यह प्रक्रिया और उत्पाद में सुधार करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों की सर्वोत्तम स्तर के उत्पादन और ग्राहकों के लिए सेवाएं बेची जा रही है। एक सुसंगत स्तर के व्यवसाय में गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ये टूल उत्पादों और सेवाओं की स्थिरता बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं यहाँ पर है? स्थिरता बनाए रखते हैं और उसमें मदद कर सकते हैं। इस उपकरण का उपयोग प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स सिग्मा के सिद्धांत
महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिक्स सिग्मा का सिद्धांत प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर वर्ष ये भी पूछा जाता है कि सिक्स सिग्मा से आप क्या समझते हैं। सिक्स सिग्मा के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं जो कि निम्न पर आधारित हैं। ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना, ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना, काम करने के तरीके और समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करने के लिए व्यापक व्यापक माप और विश्लेषण का उपयोग करना। थर्ड पॉइंट है प्रक्रिया में लगातार सुधार करने में सक्रिय होना, स्पष्ट रूप से संवाद करना और टीम के सदस्यों को प्रशिक्षित करना। संवेदनशील और फ्लेक्सिबिलिटी होना, कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आगे ये जो डायग्राम है किसका है, ये सिक्स सिग्मा का है। ये आपको ध्यान रखना है कि सिक्स सिग्मा क्या है। सिक्स सिग्मा के सिद्धांत जो यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है कि वर्क फॉर द पॉइंट नंबर फर्स्ट, वर्क फॉर द कस्टमर। सेकंड, फाइंड प्रॉब्लम एंड रिमूव वेरिएशन। एंड जो थर्ड आपका यहाँ पर है, सॉरी जो फोर्थ है वो है यहाँ पर है ट्रेंड टीम मेंबर। एंड जो सिक्स यहाँ पर आपका है 2 to 4 and 5। फिफ्थ जो आपका यहाँ पर है बी फ्लेक्सिबल। क्या यहाँ पर है, बी फ्लेक्सिबल। इसी को बोलते हैं सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल। सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, ये 5 सिद्धांतों पर आधारित है। ये 5 सिद्धांतों पर आधारित है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड जिसमें कि लागत आकलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला जो प्रश्न है वो है लागत आकलन से आप क्या समझते हैं। लागत आकलन से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि लागत आकलन क्या होता है, कि किसी भी नवीन परियोजना को स्थापित करने तथा उसे दक्षतापूर्ण तरीके से चलाने एवं आधुनिकीकरण करने से पूर्व उससे संबंधित सभी पहलुओं, जो उसमें पहलू होते हैं, उन सभी पहलुओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना तथा जानकारी के विश्लेषण के आधार पर लागत एवं खर्च का, जो लागत आ रही है उसका और खर्च का आकलन करना ही, जो आकलन करते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, लागत आकलन कहते हैं। लागत आकलन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से लागत से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आप इसको इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि प्रत्येक प्रक्रम में व्यय होने वाले समय और मूल सामग्री की लागत तथा उत्पाद के निर्माण में एवं अन्य सभी कारक एवं स्रोतों का ज्ञान प्राप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि लागत आकलन के कार्य बताइए। तो विषय की दृष्टि से इसके कार्य निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कच्चे माल की आने वाली लागत ज्ञात करना। सेकंड, श्रम लागत की गणना करना, श्रम लागत की गणना करना। और थर्ड पॉइंट है पैकिंग, विपणन, परिवहन के खर्चे ज्ञात करना। पैकिंग, विपणन, परिवहन के खर्चे ज्ञात करना। औजारों उपकरणों की लागत ज्ञात करना। आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़े एकत्रित करना। और सिक्स पॉइंट है वो है गुणवत्ता निर्माण के संदर्भ में विभिन्न विभाग से संपर्क बनाए रखना। ओके, उत्पाद के अभिकल्पन में आवश्यक सुधार हेतु सहायता करना, आवश्यक सुधार हेतु सहायता करना। आगे बात करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की, वो आपका है लागत आकलन की प्रक्रिया बताइए। इसकी क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूछ देते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि संस्थान की योजना विभाग द्वारा उत्पाद के निर्माण हेतु आवश्यक वांछित पदार्थ, संक्रियाएं, प्रयुक्त मशीनें आदि निर्धारित की जाती है। आयोजन, जो आयोजन यहाँ पर विभाग है उसकी उपरोक्त सूचनाएं और ड्राइंग आदि विपणन विभाग भेज दी जाती है। जहाँ निम्न पदों पर कार्य होता है, जहाँ पर निम्न पदों पर कार्य होता है। कौन कौन से पद हैं, प्रथम पद जो है वो है क्या है कि निर्मित किए जाने वाले उत्पादों की सूची तैयार करना। सेकंड पॉइंट है प्राप्त ड्राइंग की सहायता से उत्पादित की जाने वाली वस्तु के पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना। और थर्ड पॉइंट है कि प्रत्येक
सक्रिय मीन्स ऑपरेशन में वांछित समय ज्ञात करना। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है श्रम लागत ज्ञात करना। फिफ्थ पॉइंट है औजार एवं विभिन्न उपकरण की लागत ज्ञात की जाती है। किसकी यहाँ पर औजार और विभिन्न उपकरण की लागत ज्ञात की जाती है। सिक्स पॉइंट है उत्पाद पर आने वाली प्रशासनिक व्यय लागत नियत की जाती है। एंड सेवन्थ जो पॉइंट है, सेवन पॉइंट है आपका कि मुख्य लागत की गणना की जाती है। जो मुख्य लागत है उसकी गणना की जाती है। आठवां पॉइंट है श्रमिक लागत एवं अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों की गणना की जाती है। और जो नाइन पॉइंट है वो है वितरण का कमीशन निर्धारित कर दिया जाता है। ओके। एंड फाइनल पॉइंट आपका है 10 है कि फाइनल अप्रूवल हेतु उपरोक्त डाटा के साथ तैयार आकलन प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट को प्रस्तुत करना। जो मैनेजमेंट है उसको प्रस्तुत कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लागत के तत्व बताइए। इसके आपसे तत्व पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लागत के जो तत्व हैं वो क्या है? किसी भी निर्माण संगठन के संपूर्ण व्ययों को प्रमुख रूप से निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट जो है वो है सामग्री। नंबर फर्स्ट जो है वो है सामग्री मीन्स किसी भी वस्तु का निर्माण सामग्री के अभाव में संभव नहीं है। यदि यही कारण है कि इसे लागत तत्वों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। ये दो प्रकार की होती है। नंबर वन प्रत्यक्ष और नंबर टू अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मीन्स मूल लागत पदार्थ, भंडार पदार्थ और उत्पादन पदार्थ आदि, ये जो है ये आपके डायरेक्ट होते हैं। और जो इनडायरेक्ट है वो है मशीनों के, ये जो ऑयल यूज़ करते हैं और धागा यूज़ करते हैं, मरम्मत औजार यूज़ करते हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट में आते हैं। ओके। आगे मैं बात करता हूँ श्रम की, कि श्रम क्या है? श्रम का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बिना श्रम के उत्पादन नहीं हो सकता है। यदि श्रम नहीं होगा, मीन्स श्रम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। श्रम भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मीन्स उत्पादन श्रम, परिचालन श्रम और वेतन, मजदूरी, कमीशन आदि, ये सभी कैसे आपके होते हैं? ये सभी प्रत्यक्ष श्रम होते हैं। और मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट की, अप्रत्यक्ष श्रम की, तो क्या होते हैं? फोरमैन, चौकीदार, चपरासी, कर्मचारी, ओके, स्वीपर, मैनेजर, ये सभी क्या होते हैं? आपके इनडायरेक्ट होते हैं। ओके। थर्ड पॉइंट है व्यय। जो थर्ड पॉइंट है वो है व्यय। व्यय क्या यहाँ पर है कि उत्पादन में होने वाले जो खर्च हैं उनको व्यय की संज्ञा दी गई है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। मीन्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये भी होते हैं कि प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं? भवन निर्माण के लिए नक्शा, अभिकल्पन मीन्स डिज़ाइन व्यय हो गया आपका, प्रयोगात्मक व्यय हो गया, मूल्यह्रास हो गया आदि, ये सभी प्रत्यक्ष होते हैं। और जो अप्रत्यक्ष होते हैं वो क्या हैं? आपके भवन किराया, बीमा की किस्त, बिल, कारखाना व्यय आदि, ये सभी आपके अप्रत्यक्ष होते हैं। ओके। ये सभी कैसे आपके होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है उपपरिव्यय से आप क्या समझते हैं? उपपरिव्यय से आप क्या समझते हैं? मीन्स अप्रत्यक्ष सामग्री परिव्यय और अप्रत्यक्ष पारिश्रमिक तथा अप्रत्यक्ष व्यय को योग को उप परिव्यय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उप परिव्यय के नाम से जानते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि मूल परिव्यय यानी कि प्राइम कॉस्ट के अतिरिक्त जितने भी व्यय होते हैं वे उप परिव्यय कहलाते हैं। प्राइम कॉस्ट के अतिरिक्त जितने भी व्यय होते हैं वे सभी उपपरिव्यय कहलाते हैं। ओके। मीन्स यहाँ पर ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कौन से आपके यहाँ पर हैं कि इनडायरेक्ट, मीन्स इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका हो गया, प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इन तीनों के योग को ही ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ये स्टैंडर्ड आप ध्यान रखिएगा, इस स्टैंडर्ड का यूज़ आपको आना चाहिए। ओके। आगे मैं बात करता हूँ कि मूल ह्रास से आप क्या समझते हैं? मूल ह्रास से आप क्या समझते हैं? मशीन अथवा उपकरण के निस्तर प्रयोग से स्थायी संपत्ति के मूल्य में जो क्रमिक कमी होती है
उसी को मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास के प्रमुख कारण निम्नवत हैं। कौन कौन से कारण हैं उसके यहाँ पर? पॉइंट नंबर फर्स्ट है समय का प्रभाव। समय का प्रभाव। सेकंड पॉइंट है बाजार मूल्य में गिरावट। और थर्ड है दुर्घटनाएं। दुर्घटनाएं थर्ड पॉइंट है दुर्घटनाएं। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है निरंतर प्रयोग के कारण टूट फूट। और नवीन आविष्कार से पुरानी मशीनों का प्रचलन। जो नवीन यहाँ पर आविष्कार हो रहे हैं उससे पुरानी मशीनों का प्रचलन। ओके, आगे मैं बात करता हूँ आगे क्वेश्चंस की। एक न्यूमेरिकल है। एक रेत मशीन का क्रय मूल्य आपको दे रखा है और इस पर इतनी कमीशन है। 110 वर्ष के बाद में उसका स्क्रैप मूल्य पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल को मैं अभी स्किप करता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल आपके में नहीं आएगा। ओके डियर, न्यूमेरिकल आपके में नहीं आएगा। मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पर कि लागत नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। लागत नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? लागत नियंत्रण एक तकनीकी है जो प्रबंधन को आवश्यक जानकारी प्रदान करती है कि वास्तविक लागत है वो आपकी बजटीय लागत के साथ संरेखित है या नहीं है। लागत नियंत्रण में प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है जो वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। जो वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है तथा वास्तविक लागत एवं बजटीय लागत के बीच होने वाले बदलावों की गणना करती है और अंत में बदलाव के कारणों का पता लग जाता है। ओके, लगाकर विसंगतियों को दूर करने के जो विसंगति होती है उसको दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है। ओके डियर, आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है लागत नियंत्रण के उद्देश्य। विषय की दृष्टि से इसके उद्देश्य निम्नवत है। नंबर वन जो है वो है सामग्री और मशीनरी के उपयोग में दक्षता प्रदान करती है। ओके, सेकंड पॉइंट है लागत में कमी करने के लिए आधार प्रदान करना है। और थर्ड पॉइंट है प्रगति को सूचीबद्ध करता है। प्रगति को सूचीबद्ध करता है। लागत चेतना को बराबर देता है। लागत की प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। और आगे मैं बात करूं कि किसी व्यवसाय की लाभकारी क्षमता उस दक्षता द्वारा निर्देशित होती है जिसके साथ विभिन्न लागत नियंत्रित होती हैं। ओके, आगे पॉइंट नंबर जो 7th है कि कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी विविधता के मूल्यांकन में सहायता करने के लिए डेटा प्रदान करना है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस की कि पूंजी लागत नियंत्रण की उद्देश्य लिखिए। पूंजी लागत नियंत्रण की उद्देश्य लिखिए अथवा करके क्वेश्चंस आ जाएगा कि पूंजी लागत व्यय के उद्देश्य। पूंजी लागत या पूंजीगत व्यय के उद्देश्य बताइए डियर स्टूडेंट्स कि पूंजीगत व्यय के जो उद्देश्य हैं विषय की दृष्टि से वो निम्नवत हैं। पॉइंट नंबर जो 1 है वो है परियोजनाओं के लिए समय पर नकदी प्रवाह सुनिश्चित करना। सेकंड जो पॉइंट है वो है ये सुनिश्चित करना कि सभी पूंजीगत व्यय नियमितः स्वीकृत हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है परियोजना के प्रदर्शन को मापना। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है यह सुनिश्चित करना है कि तीव्र तकनीकी विकास के साथ तालमेल रखने के पर्याप्त पूंजीगत व्यय किया जा रहा है या नहीं। और नेक्स्ट जो बात करता हूँ मैं वो है अति विस्तार को रोकना। और पॉइंट नंबर 6 है विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का समुचित समन्वय करना। एंड पॉइंट नंबर जो 7th है वो है विभिन्न परियोजनाओं के बीच प्राथमिकताओं को तय करना और उनका पालन सुनिश्चित करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। वो है आपका कि पूंजीगत लागत नियंत्रण क्या है। पूंजीगत लागत
नियंत्रण क्या है? ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको लिखना है कि पूंजीगत व्यय को नियंत्रण करना, पूंजीगत व्यय की पहचान, पूर्व अनुमान, आकलन, निर्णय और प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली क्रियाओं, प्रक्रियाओं और उपकरणों को संदर्भित करता है। ओके, इन सभी को क्या करता है? संदर्भित करता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग मौजूदा संयंत्र और उपकरणों को बदलने या नए उपकरणों में निवेश करने का अवसरों का उपयोग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वित्तीय या वर्तमान इसका उपयोग वित्तीय या वर्तमान परिसंपत्तियों पर किया जाता है। ओके, एंड आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। परिचालन लागत क्या है? परिचालन लागत क्या है? कि परिचालन लागत एक व्यवसाय के रखरखाव और प्रशासन के साथ दिन प्रतिदिन के आधार पर जुड़े खर्चे हैं। एक कंपनी के लिए कुल परिचालन लागत में बेची गई वस्तुओं की लागत और परिचालन व्यय के साथ साथ ऊपर खर्च भी शामिल होते हैं। परिचालन लागत का जो सूत्र है, बेची गई वस्तु की लागत और परिचालन का व्यय दोनों के योग के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिट नंबर 4 के कि अनुरक्षण के उद्देश्य बताइए। मेंटेनेंस के उद्देश्य, मेंटेनेंस का क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है प्रश्न, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 100%। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखेगा कि मेंटेनेंस के उद्देश्य या मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है। ओके, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। आपको यहाँ से क्वेश्चन तैयार करके आना है। मेंटेनेंस की जो उद्देश्य हैं विषय की दृष्टि से वो निम्नवत हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर जो 1 है वो है उपकरण एवं बुनियादी बुनियादी ढांचे हमेशा ऊंची अच्छी स्थिति में है। ओके, उपकरणों की क्षमता में वृद्धि करना और परिचालन सुरक्षा में सुधार करना, परिचालन सुरक्षा में सुधार करना और कौशल के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करना, उत्पाद की गुणवत्ता में योगदान करना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मरम्मत की लागत को कम करना। जो यहाँ पर मरम्मत की लागत उसको कम करना, उत्पादन रुकने से होने वाले जो नुकसान है उसको कम करना। कि यदि उत्पादन किसी चीज़ का रुक जाता है तो जो नुकसान है उसको भी कम करना। और उपकरणों को कुशल उपयोग करना, जो उपकरण है उसका कुशल उपयोग करना। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है घिसाव और टूट फूट की दर को कम करके पूंजीगत संपत्ति को बचाएं। जो पूंजीगत संपत्ति उसको बचाना, सुविधाओं का इष्टतम प्रयोग करना, सुविधाओं का इष्टतम प्रयोग करना। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रख रखाव की लागत को कम करना, रख रखाव की लागत को कम करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना, जो उत्पादक हैं उसकी गुणवत्ता में और जो उत्पादकता है उनमें क्या करना, सुधार करना। ओके गाइस, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा कि आपको ये क्वेश्चन रट के आना है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं। आपका आंसर आएगा कि जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है इसको हिंदी में व्यवधान अनुरक्षण कहते हैं। व्यवधान अनुरक्षण किसी उपकरण के भाग पर किए जाने वाला अनुरक्षण है जो टूट गया है। ब्रेक डाउन अनुरक्षण का लक्ष्य कुछ ऐसी चीज़ों को ठीक करना है जो 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 खराब हो गए हैं। जो कैसे हो गए हैं? जो खराब हो गए हैं। ये अनुरक्षण पूर्णतः अप्रत्याशित होते हैं, जिसकी पूर्व की कोई सूचना नहीं होती। ये तभी घटित होते हैं जब इनके होने की कोई संभावना कैसी होती है, संभावना नहीं प्रतीत होती है। ओके, तो ऐसी मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं? ऐसी मेंटेनेंस को ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। ओके, सेकंड जो हेडिंग है वो है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस क्या है
कि इसको हिंदी में अनुसूचित या परिगणित अनुरक्षण कहते हैं। ओके, एक ऐसी निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया मेंटेनेंस एवं मरम्मत कार्य है। इस मेंटेनेंस में रखरखाव कार्यों का विवरण तथा तथा कब और किसके द्वारा किया जाएगा सब पूर्ण निर्धारित रहता है। यह नियमित अंतराल पर किए जाने वाला कार्य है। ये नियमित अंतराल पर किए जाने वाला कार्य है। एंड आगे मैं बात करता हूँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? इसको हिंदी में निवारक अनुरक्षण कहते हैं और ये एक प्रकार से नियमित रूप से अनुसूचियन के अनुसार उपकरणों और मशीनों की देखभाल करने का प्रबंधन है। निवारक अनुरक्षण यानी कि जो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ये ब्रेकडाउन की समस्याओं को कम करने की कोशिश करता है। ये एक स्टिच इन टाइम प्रक्रिया है। ये सभी उपकरणों के कमज़ोर कमज़ोर की संभावनाओं का पता लगाता है और मामूली मरम्मत, जो छोटी सी यानी कि मामूली सी मरम्मत होती है, उसको प्रदान करता है, जिस ब्रेकडाउन या टूट-फूट का खतरा कम हो जाता है। इससे क्या होता है यहाँ पर है कि ब्रेकडाउन या टूट-फूट का जो खतरा है वो कम हो जाता है। आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि अनुरक्षण समस्या की सीमा की व्याख्या कीजिए। अनुरक्षण समस्या की सीमा की व्याख्या कीजिए। अनुरक्षण प्रबंधन कार्यों की अत्यंत जटिल श्रेणी निष्पादन करते हैं। वे दिन प्रतिदिन नई समस्याओं का सामना करते हैं तथा उसका निदान करके उत्पादन को सुचारू रूप से उत्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जो अनुरक्षण प्रबंधन है, अनुरक्षण प्रबंधन दिन प्रतिदिन निम्न चुनौतियों का सामना करते हैं। कौन कौन सी यहाँ पर चुनौती हैं? नंबर 1 कि परिचालन क्षमता को बढ़ाना। परिचालन क्षमता को बढ़ाना, रखरखाव को नियमित करना, जो रखरखाव उसको नियमित करना। और तीसरा पॉइंट है वो है आपात स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना। जो आपत्ति स्थिति आती है उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लागत नियोजन और नियंत्रण करना, प्रभावी समय प्रबंधन करना, प्रभावी समय प्रबंधन करना। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि मेंटेनेंस की समस्याओं की प्रकृति का वर्गीकरण। जो मेंटेनेंस है इसकी जो समस्याएं, इसकी प्रकृति की का वर्गीकरण आपको करना है डियर स्टूडेंट्स। कि समस्याओं का जो समस्या है उसकी समस्या वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 मैकेनिकल और नंबर दो है वो है थर्मल। मीन्स नंबर जो 2 है वो है थर्मल। और आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर नंबर 3 की केमिकल। मीन्स मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल, इन तीनों पर विफलता है। ओके, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर समय अवधि के आधार पर समस्या। समय अवधि के आधार पर समस्या डियर स्टूडेंट, समय अवधि के आधार पर जो समस्या है वो है अल्प अवधि और दीर्घ अवधि। मीन्स अल्प का मीन्स होता है कम और दीर्घ का मीन्स होता है ज़्यादा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं बात करता हूँ यांत्रिक विफलता। यांत्रिक विफलता में जो हमारे यहाँ पर पुर्जे यहाँ पर रनिंग के टाइम मीन्स रनिंग जो हमारे पार्ट्स हैं, घिसे हुए ब्रश हो गए, बुश हो गए, अत्यधिक कंपन वाले हो गए, मशीन सदस्यों की थकान, इससे क्या होता है मैकेनिकल विफलता आती है। ओके, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर तापीय में घटक का अतितापन, स्नेहन की कमी, जो लुब्रिकेशन उसकी कमी, और शीतलन की अपर्याप्तता। जो यहाँ पर क्या है कि रेफ्रिजरेशन उसकी अपर्याप्तता और रासायनिक में जो विफलता होती है किस कारण होती है? अत्यधिक संरक्षक तरल पदार्थ जिसमें अपघर्षण कण मिले होते हैं, कांच और रबड़ जैसे सुरक्षात्मक पर आदि की विफलता। ओके, अब बात मैं करता हूँ यूनिट नंबर 5 की। आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट है कौन सा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो आपका समाप्ति की ओर है डियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से बने रहिए और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करना यहाँ पर हैं। आपका जो यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कारखाना अधिनियम 1948 क्या है? कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में आपसे पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि भारतीय कारखाना अधिनियम कार्यस्थल पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की सुरक्षा, दक्षता, स्वास्थ्य एवं सुविधाओं पर नीति निर्धारित करता है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य कारखानों में कार्य करने की स्थिति को नियमित करना है। ओके, कारखानों को नियमित करना है और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो निम्नवत हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र
निम्नवत हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? नंबर 1 कि काम करने के घंटे। किसी भी कार्यकर्ता को एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। सेकंड, स्वास्थ्य। इस नियम के अनुसार प्रत्येक कारखाने में उचित प्रकार साफ सफाई होना चाहिए। ओके। थर्ड पॉइंट है सुरक्षा। मीन्स जो सुरक्षा है, इस अधिनियम के अनुसार मशीनों की नियमित सर्विसिंग होनी चाहिए। जो मशीनें उनकी नियमित क्या यहाँ पर सर्विसिंग होनी चाहिए। और आपात स्थिति से बचने के लिए जो आपात स्थिति होती है उससे बचने के इंतजाम भी होने चाहिए। और यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो है दंड। इस अधिनियम के तहत लिखित में दिए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। ओके। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रशिक्षु अधिनियम 1961 क्या है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कि जो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 है वो क्या है। सो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 नौकरी हेतु प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध सुविधा का उपयोग करते हुए उद्योग में प्रशिक्षण को नियमित करने उद्देश्य विनियमित किया गया है। ये एक अनिवार्य प्रावधान है जिसके अंतर्गत नियोक्ता प्रशिक्षकों को उद्योग में काम करने के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे ताकि रोजगार प्राप्त हो सके। ओके, मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की। वो है जल प्रदूषण अधिनियम 1974 टू 1981 बताइए। सो गाइस, ये आपका जो क्वेश्चंस है यह जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा विभिन्न प्रबंध के माध्यम से पानी को पूर्णता बनाए रखने के अधिनियम है। इस अधिनियम को 1974 में संविधान में शामिल किया गया है। कब? यहाँ पर 1974 में संविधान में शामिल किया गया है। इस अधिनियम का प्रथम उद्देश्य जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण है। ओके, आगे मैं बात करता हूँ। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बोर्ड और कई राज्य बोर्डों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामक सूचना द्वारा नियुक्त किया गया है। ओके, आगे बात करता हूँ मैं कि राज्य बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में जल की गुणवत्ता और प्रदूषण का आकलन करेंगे और वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को उपलब्ध कराएंगे। ऐसा इसमें निर्णय लिया गया है। ओके, आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की व्याख्या कीजिए। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की व्याख्या कीजिए। इस अधिनियम को वायु अधिनियम 1981 कहा जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। पूरे भारतवर्ष में ये लागू होता है। कौन सा नियम? वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 जो है वो पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक बोर्ड प्रत्येक 3 महीनों में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करता है। कम से कम 3 महीनों में एक बैठक अवश्य करता है। ओके, तथा उन सभी नियमों का पालन करेगा जो निर्धारित किए गए थे। राज्य सरकार राज्य बोर्ड के परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य से राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। ओके, ये जो है अधिनियम, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो नियम है कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, पर्यावरण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया था। इससे पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए मुख्य उद्देश्य के साथ लागू किया गया था। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार के सबसे व्यापक विधान हैं उनमें से एक है। प्राकृतिक गुणवत्ता बिगड़ने से बढ़ते प्रदूषण वातावरण में हानिकारक रसायनों के कारण पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। ओके, इन्हीं जोखिमों को कम करने के लिए सरकार विभिन्न विधानों को प्रसारित कर रही है। इसके महत्वपूर्ण कानून पर्यावरण अधिनियम 1986 है। पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा में यह सुझाव दिया गया है कि देश में कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों का संचालन नहीं करेगा जिसमें
अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, जिसमें क्या है अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 का, वो है मोटर वाहन अधिनियम समझाइए। मोटर वाहन अधिनियम समझाइए महत्वपूर्ण प्रश्न है मोटर वाहन अधिनियम। ओके डियर स्टूडेंट्स, मीन्स जो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 राज्य सरकार भी यह अधिकार देती है कि ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के लिए मानक का उत्सर्जन के निर्देश दे। पर्यावरण अधिनियम 1986 से विभिन्न स्रोतों से प्रदूषकों के उत्सर्जन के मानक को निर्धारित करने के केंद्र सरकार को सशक्त बनाती है। निम्न प्रावधानों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो 1988 में शामिल किया गया है। ओके, पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। पंजीकरण से पहले दोष के निरीक्षण होना चाहिए। और जो पॉइंट नंबर थर्ड है वो है कि पंजीकरण प्राधिकरण वाहन सही न होने पर प्रमाण पत्र निलंबित कर सकता है। मोटर वाहनों की उम्र तय करने का निर्देश दे सकता है। मोटर वाहनों की उम्र तय करने का निर्देश दे सकता है। और पॉइंट नंबर फिफ्थ है राज्य सरकार को समय समय पर वाहन के परीक्षण और निरीक्षण के संबंध में अधिकार दिया जाए। जो यहाँ पर वाहन है उससे संबंधित अधिकार दिया जाए। ओके गाइस, आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बताइए। कर्मचारी भविष्य निधि जो अधिनियम है कर्मचारियों के कि एक बचत उपकरण है। कैसा यहाँ पर है बचत उपकरण है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत प्रबंधित एक योजना है। इस योजना के तहत एक कर्मचारी को अपने वेतन से एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है और एक समझ राशि नियोक्ता द्वारा योगदान की जाती है। इस अधिनियम को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 कहा जाता है। यह पूरे भारत में लागू होता है। कहाँ पूरे भारत में लागू होता है। और यह अधिनियम जिस पर लागू होता है वह इस अधिनियम द्वारा शासित रहेगा। अधिनियम द्वारा कैसा रहेगा शासित रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे करके आना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करिए। मिलता हूँ नए टाइम पर नए जोश और नए जुनून के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।